पूरी दुनिया में एक बीमारी तेजी से फैल रही है। ये बेहद खतरनाक है और किसी को भी लग सकती है। ये बीमारी हमारे सोचने के तरीके में बसी हुई है। क्या आपने अभी तक इसे नोटिस नहीं किया? आजकल लोगों के लिए रैशनली सोचना मुश्किल हो गया है। खराब आइडियाज़ हमारे दिमाग पर तुरंत असर डालने लगते हैं और हमारे दिमाग में इन बुरे आइडियाज़ को इन्फ्लुएंशियल लोग डाल रहे हैं। ये एक बेहद अफसोसनाक डोमिनो इफेक्ट है। आज लोग किसी मुद्दे के बारे में चिंता करने के बजाय इस बात की ज़्यादा परवाह करते हैं कि कोई मुद्दा उन्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। लोग सच से ज़्यादा अपने इमोशंस को अहमियत देने लगे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आजकल रीज़न यानी तर्क और फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल कम हो रहा है। लोग दूसरों के ओपिनियन को बहुत जल्दी फॉलो करने लग जाते हैं। तो अब टाइम आ गया है जब हमें थोड़ा और क्रिटिकल बनना होगा। हमारे ब्रेन की तुलना सुपर कंप्यूटर से की जाती है। अगर ऐसी बात है तो अब समय आ गया है कि हम इसका सही इस्तेमाल करना शुरू करें। थिंकिंग वर्सेस फीलिंग, ट्रूथ वर्सेस हॉट फीलिंग्स। बात जब नॉलेज की आती है तो इसका एक स्ट्रक्चर्ड व्यू होता है। एक आइडिया या एक ऑब्जेक्ट, या तो ये या फिर वो वाली चॉइस होता है। जैसे मान लो कि एक आइडिया बुरा या अच्छा दोनों हो सकता है और एक ऑब्जेक्ट या तो रियल हो सकता है या रियल नहीं हो सकता। ये सिंपल सी चॉइस हमारे लिए नॉलेज के फील्ड को एक्सप्लोर करना आसान बना देती है। हालांकि ऐसी लिमिटेशन अक्सर झूठी साबित हो सकती है। कुछ आइडियाज़ इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि उन्हें किसी भी कैटेगरी में डालना इम्पॉसिबल होता है। फेमस डिबेट नेचर वर्सेस नर्चर के बारे में सोचिए। नेचर हमारे जीन्स को रिप्रेजेंट करता है, जबकि नर्चर हमारे एनवायरनमेंट को। लेकिन हम इन दोनों के बिना जिंदा नहीं रह सकते। हम सोशलाइज करते हैं क्योंकि ये हमारे जीन्स में है कि हम सोशल बने, यानी लोगों से मिलें जुलें। इस तरह की बाइनरी थिंकिंग हमें गलत सोच की तरफ ले जाती है। इंसान होने के कारण हम थिंकिंग और फीलिंग एनिमल हैं, यानी हम सोच भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमें कब सोचना चाहिए और कब फील करना चाहिए। लॉजिक और फीलिंग्स साथ साथ चलते हैं। स्टडीज से पता चला है कि कोई प्रोडक्ट खरीदने में फीलिंग्स, थिंकिंग और एक्शन का एक पैटर्न शामिल होता है। बेशक उस प्रोडक्ट को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। जैसे मान लो कि ये प्रोडक्ट है एक अच्छा ऑनलाइन बैंक। ऑनलाइन बैंक को दिखाने वाले अच्छे ऐड में ये सीक्वेंस होता है: थिंकिंग, फीलिंग और एक्शन। यानी सबसे पहले आपको बैंक, उसकी सिक्योरिटी और ऑफर्स के बारे में पता चलता है। आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके हिसाब से आप इसे पसंद करने लगते हैं और अंत में उस ऑनलाइन बैंक में अपना अकाउंट खोल लेते हैं। लेकिन कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिन्हें आप इम्पल्स में आकर खरीद लेते हैं, यानी बिना सोचे समझे या जल्दबाजी में। इसमें जो सीक्वेंस शामिल होता है वो है फीलिंग, एक्शन और फिर थिंकिंग। आपको उस प्रोडक्ट का ऐड इंटरेस्टिंग लगा तो आपने उसे खरीद लिया और उसके बाद उस प्रोडक्ट के बारे में अपना ओपिनियन बनाया। डिसीजन लेने के लिए लॉजिक और इमोशन दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हम डिसीजन लेते वक्त गलत सीक्वेंस को यूज़ करते हैं। जैसे इमेजिन कीजिए कि आप प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए किसी को वोट देने वाले हैं। लोग फीलिंग, बिहेवियर, थिंकिंग सीक्वेंस को यूज़ करते हैं, लेकिन वोटिंग में फीलिंग्स और बिहेवियर से पहले क्रिटिकल थिंकिंग आना ज़रूरी है। एजुकेशन के फील्ड में लॉजिक पर फीलिंग्स भारी पड़ जाता है। एजुकेशन सिस्टम फीलिंग्स को सच से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है गीट वाइल्डर्स का 2010 स्टेटमेंट। वाइल्डर्स एक डच पॉलिटिशियन है जिन्हें उनके स्टेटमेंट के लिए बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया था। उन्होंने इस्लाम और नेदरलैंड्स पर उसके पड़ने वाले असर की बहुत बुराई की थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने क्रिटिसिज्म को जायज़ ठहराने के लिए किसी एक्सपर्ट विटनेस की तलाश भी की थी। लेकिन प्रोसिक्यूटर के ऑफिस ने वाइल्डर के विटनेस को तवज्जो नहीं दिया, क्योंकि उनका कहना था कि उनकी ऑब्जर्वेशन इलीगल थी। जो सोसाइटी वाकई में फ्री होती है वो अपने लोगों पर किसी धर्म को क्रिटिसाइज करने की रोक ठोक नहीं लगाती है। लोगों को ऐसा करने का हक है और बदले में बाकी लोग भी क्रिटिसिज्म की बुराई कर सकते हैं। इंसान के बिहेवियर पर दो फंडामेंटल एथिक्स का असर होता है: डिओंटोलॉजिकल एथिक्स का और कॉन्सिक्वेंशलिस्ट एथिक्स का। डिओंटोलॉजिकल एथिक्स को हार्ड रूल्स माना जाता है, यानी एक डिओंटोलॉजिकल के नज़रिए से झूठ बोलना गलत है। वहीं कॉन्सिक्वेंशलिस्ट किसी एक्शन का क्या अंजाम हो सकता है इस बारे में सोचता है। इसका एक एग्जाम्पल है कि झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं है ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचे। डिओंटोलॉजिकल एथिक्स बहुत स्ट्रिक्ट है। ये सच को फॉलो करता है, चाहे वो कितना भी मुश्किल या तकलीफ दे क्यों ना हो। अगर आप इसे बदलते हैं या दबाते हैं तो एक तरह से आप झूठ ही बोल रहे हैं। कॉन्सिक्वेंशलिस्ट एथिक्स सच से ज़्यादा उसका क्या नतीजा हो सकता है इस बात की ज़्यादा परवाह करते हैं, और यहीं पर सच से ज़्यादा फीलिंग्स को प्रायोरिटी दी जाती है। इंसान को हमेशा ऐसा काम करना चाहिए जिसका मकसद सिर्फ सच्चाई हो, न कि फीलिंग्स।
Non-negotiable elements of a free and modern society। वेस्टर्न सिविलाइजेशन को क्या ग्रेट बनाता है? इस बुक के ऑथर गैड सैड का मानना है कि इसके पीछे कई फैक्टर्स हैं, लेकिन उन्होंने खासकर दो फैक्टर को हाईलाइट किया है। हर किसी के पास डिबेट करने और अपने तर्क या रीजन देने का हक है। फ्री और मॉडर्न सोसाइटी का सबसे पहला फैक्टर है फ्री स्पीच, यानी कुछ बोलने की आज़ादी। लोग अपने थॉट्स और ओपिनियन शेयर करने के लिए सोशल मीडिया ऐप यूज़ करते हैं। आखिर लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता है। आप जो चाहो वो पोस्ट कर सकते हो, लेकिन क्या सोशल मीडिया फ्री स्पीच को सपोर्ट करता है? आप शायद अभी कंफ्यूज हो रहे होंगे। बेशक, आप जो चाहें ऑनलाइन पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप जो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं उस पर आपके पसंदीदा सोशल मीडिया ऐप का पूरा कंट्रोल होता है। ये सोशल मीडिया कंपनियां किसी भी टाइप के इन्फॉर्मेशन को पिक कर सकते हैं, उसे फिल्टर कर सकते हैं या फिर ज़रूरत पड़े तो उसे हटा भी सकते हैं। इस बारे में वो कहते हैं कि ये एल्गोरिदम की वजह से है, पर सच तो ये है कि वो रेगुलरली चीज़ों को फिल्टर करते रहते हैं। इसलिए सोशल मीडिया पर भी फ्रीडम ऑफ स्पीच ज़्यादा नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। सलमान रश्दी एक नॉवेलिस्ट हैं जिनकी एक बुक सेटानिक वर्सेस 1988 में रिलीज हुई थी। ये बुक रिलीज होते ही फॉरेन इस्लामिक कम्युनिटी की नफरत और गुस्से का शिकार हो गई थी। उन्होंने सेटानिक वर्सेस को उनके धर्म और प्रॉफिट यानी पैगंबर का अपमान बताया था। जब रश्दी को जान से मारने की हद से ज़्यादा धमकियां मिलने लगीं तो उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन लेना पड़ा। 2005 में उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में लिखा। उन्हें ये बात बहुत बेहुदा लगती थी कि एक फ्री सोसाइटी का मतलब ये है कि लोगों को कभी नाराज या अपमानित नहीं किया जाना चाहिए। किसी की सोच पर सिर्फ इसलिए पाबंदी लगाना क्योंकि वो आपके वैल्यूज़ के हिसाब से फिट नहीं होता है, फ्री स्पीच नहीं माना जाएगा। फ्री स्पीच इंसान को अपने ऐसे ओपिनियन को शेयर करने का मौका देता है जिससे ज़्यादा लोग सहमत नहीं होते हैं। मैं फ्री स्पीच में यकीन रखता हूं, लेकिन ये लाइन अपने आप में ही एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है, क्योंकि आप या तो इस बार पर पूरा यकीन करते होंगे या फिर नहीं करते होंगे। आमतौर पर जो बात लेकिन के बाद आती है वो सामने वाले की फीलिंग्स को अपील करने की कोशिश करती है, लेकिन ये तरीका नहीं होना चाहिए। एक वाकई में फ्री और मॉडर्न सोसाइटी को बीच बीच में नाराज़ होने की फीलिंग से डील करना आना चाहिए। फ्री स्पीच सब कुछ कवर करती है। फ्री सोसाइटी में लोग किसी आइडिया, धर्म या ओपिनियन को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसका मजाक उड़ा सकते हैं, और ये रूल हर चीज़ पर और हर किसी पर लागू होता है। साइंस के फील्ड में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स सक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इस बुक के ऑथर गैड का दावा है कि किसी साइंटिस्ट या रिसर्चर का बैकग्राउंड उनके कॉन्ट्रीब्यूशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गैड का मानना है कि साइंस में किसी तरह की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। आप इस फील्ड में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बस वही आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि आपका सेक्स, रिलीजन या नेशनैलिटी। फिर भी लोग इस बात का विरोध करते हैं कि फीमेल स्पीकर्स के मुकाबले मेल स्पीकर्स कितने हैं। अगर किसी कॉन्फ्रेंस में किसी एक रिलीजन के लोगों की भरमार है तो इसे गलत माना जाना चाहिए। अगर हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को अहमियत देंगे तो नॉलेज कैसे फैलेगा? कैंपस लूनेसी, द राइज ऑफ द सोशल जस्टिस वॉरियर। सोशल जस्टिस वॉरियर्स वो लोग हैं जिनका कहना है कि वो माइनॉरिटी की रक्षा करते हैं। वो प्रोग्रेसिव आइडिया, ट्रिगर वार्निंग और सेफ स्पेस की वकालत करते हैं। अगर कोई उनकी सोच की इंसल्ट करता है तो सोशल वॉरियर्स इस बात से उखड़ जाते हैं और तुरंत आप पर इग्नोरेंट और इनसेंसिटिव होने का लेबल लगा देते हैं। सोशल जस्टिस वॉरियर्स को खुद को विक्टिम की तरह दिखाना अच्छा लगता है। अगर आप उन्हें खिलाफ बोलते हैं तो आपको ऑटोमैटिकली सेक्सिस्ट, रेसिस्ट, होमोफोबिक वगैरह वगैरह करार दे दिया जाता है। उनके लिए आप ना सिर्फ किसी मुद्दे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बल्कि आप उस इंसान को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो उसे सपोर्ट कर रहा है। और यहीं पर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स सामने आता है। सोशल जस्टिस वॉरियर्स अब यूनिवर्सिटी में घुसने लगे हैं। वो स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स को उन स्पीकर्स को बैन करने या ऐसे इवेंट्स को कैंसिल करने का दबाव डालते हैं जिनसे वो सहमत नहीं होते हैं, जिसके कारण यूनिवर्सिटीज एको चेंबर बनते जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिस तरह के इन्फॉर्मेशन को सोशल जस्टिस वॉरियर्स थोपने की कोशिश करते हैं, वो उसी तरह के इन्फॉर्मेशन को सपोर्ट करते हैं। अगर उनके इन्फॉर्मेशन से कोई सहमत नहीं होता है तो ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं होती है। इस वजह से स्टूडेंट्स क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। वो अपनी खुद की सोच नहीं बना पाते हैं क्योंकि वो अपने कैंपस में सोशल जस्टिस वॉरियर्स के इन्फ्लुएंस का शिकार हो जाते हैं। जैसे मान लो कि एक कॉलेज स्टूडेंट सोशल जस्टिस वॉरियर्स के ऑपोजिट कोई व्यू सुनता है, तो वो उस ओपिनियन के बारे में ध्यान से सोचने के लिए रुकता नहीं है कि उस ओपिनियन का मकसद क्या है, बल्कि वो बगैर सोचे समझे फौरन उस ओपिनियन का विरोध करने लगता है और बहुत गुस्से में आ जाता है। एक और चीज़ है जिसकी सोशल जस्टिस वॉरियर्स वकालत करते हैं, और वो है ट्रिगर वार्निंग।
यंग जनरेशन हमेशा ऐसे इंटरैक्शन की उम्मीद नहीं कर सकती जो पोलाइट और फ्रेंडली हो। एक फ्री और मॉडर्न सोसाइटी में आपको हमेशा अनकंफर्टेबल टॉपिक सुनने को मिलेगा। लोगों को ऐसे टॉपिक से डील करके अपनी इम्यूनिटी बनाने की जरूरत है जिन्हें सेंसर नहीं किया जाता है। ट्रिगर वार्निंग रुकावट की तरह होते हैं। लोग एक्सपोजर के जरिए अनकंफर्टेबल टॉपिक के प्रति कंफर्टेबल बन सकते हैं। ये एक गहराई से रिसर्च की गई टेक्निक से पता चला है, जिसे एक्सपोजर थेरेपी कहते हैं। जब अलग अलग टाइप के एंजाइटी डिसऑर्डर की बात आती है तो ये इफेक्टिव साबित हुआ है। एक्सपोजर थेरेपी में पेशेंट का उसके डर या फोबिया से धीरे धीरे सामना करवाया जाता है। समय के साथ पेशेंट अपने डर या फोबिया के प्रति टॉलरेंस यानी सहनशीलता डेवलप कर लेता है और अंत में उसका डर पूरी तरह गायब हो जाता है। हर फील्ड में दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, किसी चीज को मैक्सिमाइज करना या किसी चीज को ऑप्टिमाइज करना। अब जैसे जानवरों के बिहेवियर को ही ले लीजिए। जानवर ज्यादा से ज्यादा शिकार करने की कोशिश करते हैं, साथ ही वो एनर्जी बचाने के लिए शिकार की तलाश में लगने वाली कैलोरी को ऑप्टिमाइज करते हैं। आर्किटेक्चर के फील्ड में आर्किटेक्ट भी मैक्सिमाइज और ऑप्टिमाइज करते हैं। वो कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करते हुए किसी एरिया में ज्यादा घर बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अफसोस कि ये चीज़ यूनिवर्सिटी में भी हो रही है। यूनिवर्सिटी का मकसद होता है हर स्टूडेंट के इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को मैक्सिमाइज करना, लेकिन वो सोशल जस्टिस वॉरियर्स की बात सुनकर हर्ट फीलिंग्स को मिनिमाइज यानी कम से कम भी कर रहे हैं। सोशल जस्टिस वॉरियर्स कलेक्टिव मंचहाउजन नाम के हथियार का यूज करते हैं। मंचहाउजन तब होता है जब एक इंसान दूसरों की हमदर्दी पाने के लिए कोई बीमारी होने का नाटक करता है, जबकि मंचहाउजन बाय प्रॉक्सी उसे कहते हैं जब कोई केयरटेकर किसी को नुकसान पहुंचाता है और उसकी देखभाल करता है। कुछ लोग जिन्हें मंचहाउजन बाय प्रॉक्सी होता है वो केयरटेकर होने के कारण ध्यान आकर्षित करते हैं। गैड ने इन डिसऑर्डर से इंस्पिरेशन लेकर कलेक्टिव मंचहाउजन का टर्म बनाया है। कलेक्टिव मंचहाउजन तब होता है जब लोग अटेंशन और हमदर्दी पाना चाहते हैं क्योंकि उनका मानना होता है कि वो विक्टिम है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 2016 में ट्रंप ने इलेक्शन जीता। सोशल जस्टिस वॉरियर्स ये नतीजा देखकर बिफर गए थे। फेसबुक पोस्ट में कलेक्टिव मंचहाउजन का होना इस बात का सबूत था। लोग दावा कर रहे थे कि वो गे, लेस्बियन या एलजीबीटी कम्युनिटी का हिस्सा थे। उनका कहना था कि क्योंकि ट्रंप प्रेसिडेंट थे इसलिए वो खुद को सेफ फील नहीं कर रहे थे। दूसरे सोशल जस्टिस वॉरियर्स ने भी इस बात को सपोर्ट किया। वो उस इंसान से इस तरह हमदर्दी जता रहे थे जैसे उसके साथ बहुत बुरा हो चुका है। लोगों को विक्टिम बनना अच्छा लगता है। जैसे जूसी स्मॉलेट को ही ले लीजिए, जो एम्पायर सीरीज में एक एक्टर हैं। स्मॉलेट अपनी सैलरी और जितना फेम उन्हें मिल रहा था उससे नाखुश थे, इसलिए उन्होंने विक्टिम की तरह दिखने का इरादा किया। उन्होंने खुद पर हमला करवाने के लिए 2 ब्लैक लोगों को हायर किया। स्मॉलेट जानते थे कि अगर वो विक्टिम कार्ड कहेंगे तो लोगों का ध्यान तुरंत उनकी तरफ जाएगा। मीडिया आउटलेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उनका इंटरव्यू लेने के लिए लाइन लगाकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन बाद में पता चला कि स्मॉलेट ने खुद उन 2 आदमियों को पैसे देकर खुद पर हमला करवाया था। असल में हमदर्दी लेने की बीमारी आजकल हर कोई शिकार हो रहा है। पॉलिटिकल मुद्दों को लेकर चिंता करना और गुस्सा हो जाना मर्दों के लिए एक मीटिंग स्ट्रैटेजी बन गया है। प्रोग्रेसिव होना एक मर्द को स्मार्ट और केयरिंग होने की इमेज देता है, लेकिन ये चीज़ उन्हें इतनी अपीलिंग क्यों लगती है? एवोल्यूशन जिंदा रहने और रिप्रोड्यूस करने के बारे में है, और इसके कारण ही हर तरह के जीव अपना मेट या साथी अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाता है। औरतों को ऐसे मर्द अच्छे लगते हैं जिनका सोशल स्टेटस हाई होता है, जो इंटेलिजेंट और कॉन्फिडेंट होते हैं। ये इंडिकेटर इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि औरतें ऐसे मर्दों को इसलिए पसंद करती हैं ताकि वो मर्द उनके फ्यूचर फैमिली की देखभाल कर सके। बेशक इसका मतलब ये भी हुआ कि वो मेटिंग मार्केट में अपीलिंग बनने के लिए अपनी पूरी कोशिश करती हैं ताकि वो जो चाहती हैं उसे चूज कर सकें। लेकिन मर्द आमतौर पर अपनी पसंद की औरत को लुभाने के लिए छल का इस्तेमाल करते हैं। जानवरों में एक स्ट्रैटेजी को ऑब्जर्व किया गया है जिसे स्नीकी फकर स्ट्रैटेजी कहा जाता है। ये तब होता है जब किसी स्पीशीज का एक मेल फीमेल की तरह बिहेव करता है। लेकिन जानवर ऐसा क्यों करते हैं? ताकि डोमिनेंट मेल्स उन्हें नोटिस न कर पाएं। जो मेल्स इस स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं वो फिर चुपके से फीमेल्स के साथ मेट कर सकते हैं। इस तरह मेल सोशल जस्टिस वॉरियर्स औरतों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। वो औरतों की तरह सेम ओपिनियन एक्सप्रेस करके ऐसे जताते हैं जैसे उनसे किसी तरह का खतरा नहीं है। ये मर्द फेमिनिस्ट ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं और सोशियो पॉलिटिकल मुद्दों पर एकदम भड़क जाते हैं। इसी वजह से औरतें इन्हें जेन्युइन और फ्रेंडली समझती हैं, और हो भी क्यों ना, आखिर वो कुछ चीज़ों पर सेम नज़रिया तो शेयर करते हैं। इस तरह द स्नीकी फकर स्ट्रैटेजी स्टार्ट होता है।
मेल जस्टिस वॉरियर में भले ही डोमिनेंस का टिपिकल फीचर दिखाई नहीं देता होगा, लेकिन वो उन औरतों की मिमिक कर सकते हैं, यानी उनकी नकल कर सकते हैं जो उन्हें चाहिए। फिर धीरे धीरे सेम व्यूज शेयर करने और नज़दीकी बढ़ने के कारण उनके बीच एक रिश्ता जुड़ने लगता है। डिपार्चर्स फ्रॉम रीजन, ऑस्ट्रिच पैरासिटिक सिंड्रोम। 1998 में एक एंटी वैक्सीन मूवमेंट शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत एंड्रयू वेकफील्ड के एक मेडिकल जर्नल से हुई थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि मीजल्स, मम्स और रुबेला वैक्सीन का ऑटिज्म से कनेक्शन है। ये स्टेटमेंट आग की तरह फैल गई। हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज ने भी इस एंटी वैक्सीन मूवमेंट को सपोर्ट किया था। हॉलीवुड से जुड़े लोग बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं और फैंस उन्हें ओपिनियन को सपोर्ट करते हैं। जेनी मैकार्थी के केस में भी ऐसा ही हुआ था। जेनी एक एक्ट्रेस और मॉडल है। उनका एक ऑटिस्टिक बेटा है। जेनी एंटी वैक्सीन को सपोर्ट करने वाली एक सेलिब्रिटी थीं और खुलकर इस मुद्दे पर बात करती थीं। इसी बीच कई लोग ऐसे भी थे जो इस बात को सिरे से नकार रहे थे। उनके लिए ये एक्सेप्ट करना मुश्किल था कि उनके बच्चे में ऑटिज्म के जीन्स हैं। ऐसे में ऑटिज्म के लिए वैक्सीन जैसी चीज पर दोष लगाना ज़्यादा आसान था। बहुत अफसोस की बात है कि जेनी मैकार्थी जैसे सेलिब्रिटी पब्लिक को एंटी वैक्सीन का सपोर्ट करने के लिए राजी कर रहे थे, जबकि इस समय के दौरान कई बुक्स, जर्नल्स और सलाह पर की गई रिसर्च भी रिलीज किए गए थे। फिर भी लोगों को हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के ओपिनियन पर ज़्यादा भरोसा था कि वैक्सीन असल में ऑटिज्म की वजह बन सकते हैं। अफसोस की बात है कि डिनायल यानी नकारना इंसान के स्वभाव का हिस्सा है। बहुत दुख की बात है कि लोग इसके साथ अति कर देते हैं। कुछ लोग रियलिटी को एकदम नकार देते हैं। इसका एक क्लियर एग्जाम्पल हमें एंटी वैक्सीन मूवमेंट में देखने को मिला। इसके कारण ही इस बुक के ऑथर गैड ने ऐसी घटनाओं को ऑस्ट्रिच पैरासिटिक सिंड्रोम का नाम दिया। जिस इंसान को ओपीएस होता है वो साइंस, रीजन और किसी स्पेसिफिक टॉपिक के एविडेंस में विश्वास नहीं करता है, फिर चाहे वो कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो। ये लोग साइंटिफिक मेथड और लॉजिक को नहीं मानते हैं। ओपीएस से जूझ रहे लोग अपने गलत लॉजिक पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो अपने माइंडसेट को सबसे सही या सुपीरियर मानते हैं। एक बार गैड को डॉक्टर के पास जाना पड़ा क्योंकि उन्हें ब्रोंकाइटिस हो गया था। वो डॉक्टर खुद एक के बाद एक सिगरेट पिए जा रहा था। गैड ने उनसे पूछा कि क्या स्मोक करते हुए अपने पेशेंट का इलाज करना सही है, तो डॉक्टर उनकी बात सुनकर हंस पड़ा। कहने का मतलब ये है कि एक्सपर्ट्स भी ओपीएस का शिकार होने से नहीं बच सकते। लेकिन ओपीएस किस वजह से होता है? ये कॉग्निटिव बायस के कारण होता है। ये बायस उन रिलेशनशिप्स की वजह से बनते हैं जो हम जोड़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपके फैमिली और फ्रेंड्स का हमेशा बायस रहा है कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, इसलिए आप इस स्टेटमेंट पर कभी सवाल नहीं उठाते हैं। जिन लोगों से आप प्यार करते हैं, जिन पर भरोसा करते हैं, उनका तो यही मानना है, तो भला आप उनके खिलाफ क्यों जाओगे? लोग अपने नज़रिए को डिफेंड करेंगे ही, चाहे वो कितने भी बेतुके क्यों ना हो। तो अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? अब्राहम कैप्लान एक फिलॉसफर हैं। उनकी एक थ्योरी है, लोगों पर, खासकर एक्सपर्ट्स पर सही होने का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। कैप्लान इसे लॉ ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। एक बच्चे के हाथ में एक हथौड़ा दे दो और वो ये साबित कर देगा कि इस हथौड़े से हर चीज़ को पीटा जाना चाहिए। यही बात उन एक्सपर्ट्स पर लागू होती है जो बेसिर पैर की थ्योरी पर विश्वास करते हैं। वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पर फोकस करते हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज का ही एग्जाम्पल ले लो। कुछ एक्सपर्ट्स तुरंत दावा करेंगे कि जितना भी कुदरत का कहर हो रहा है वो सब क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। यही चीज़ फेमिनिज्म पर भी अप्लाई होती है। दुनिया में जितनी भी गलत चीज़ें हो रही हैं, सब पेट्रियार्की यानी पुरुष प्रधान समाज की वजह से होती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ओपीएस की प्रॉब्लम वाले लोगों के लिए उपाय क्या है? क्या डाइवर्सिटी इसका उपाय है? बिल्कुल नहीं। कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो कई चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। उनका टैगलाइन डाइवर्सिटी हमारी ताकत है उन चीज़ों में से एक है जिनके लिए वो इतने पॉपुलर हैं। ट्रूडो को इस बात का पूरा यकीन है कि डाइवर्सिटी से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और एनवायरनमेंट से जुड़े मुद्दों का एक ही इलाज है और वो है डाइवर्सिटी की ताकत। एक उपाय से कई प्रॉब्लम को सॉल्व करना ओपीएस का अच्छा एग्जाम्पल है। गैड के एक अच्छे दोस्त हैं प्रोफेसर सलीम मंसूर। 2012 में उन्हें कनेडियन हाउस ऑफ कॉमन्स में गवाही देने के लिए कहा गया था। कनेडियन सिटीजनशिप और इमिग्रेशन को लेकर लंबी चौड़ी बहस छिड़ी हुई थी। प्रोफेसर मंसूर का कहना था कि कनाडा में ज़्यादातर इमिग्रेंट्स मुस्लिम देशों से आए थे। इसका मतलब था कि जो लोग पहले एक नॉन लिबरल सोसाइटी के आदी थे, अब वो एक लिबरल सोसाइटी में रह रहे थे। ये कॉम्बिनेशन मुश्किलें खड़ी करता है।
नॉन लिबरल सोसाइटी से आए हुए लोगों से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने नए परिवेश या सोसाइटी के हिसाब से ढल जाएं, लेकिन इसके बजाय मल्टीकल्चरलिज्म या डाइवर्सिटी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। मंसूर ने आगे कहा कि डाइवर्सिटी तभी मुमकिन है जब सारे कल्चर्स इक्वल या बराबर होंगे। इसका मतलब है कि सारे कल्चर्स को इक्वल फायदा या मौका मिले, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। कनाडा में वेस्टर्न कल्चर के पास इमिग्रेंट कल्चर्स के मुकाबले ज़्यादा एडवांटेज है। मंसूर की जड़ें इंडियन हैं और वो इस्लाम को फॉलो करते हैं। वो जानते हैं कि डाइवर्सिटी हर मुद्दे का हल नहीं है, क्योंकि उन्होंने इसे बेअसर होते देखा है। उनके विचार होमोफिली की वजह से और मजबूत हो गए थे। साइंस में होमोफिली तब होता है जब आप उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो आपके जैसे ही होते हैं। शादी करने के लिए आप एक ऐसे इंसान को चुनते हैं जिसके लॉन्ग टर्म गोल्स आपके जैसे हों। दोस्त बनाते समय भी आप एक ऐसे इंसान को चूज करते हैं जिसके वैल्यूज आपके जैसे होते हैं और जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी आपके जैसा होता है। तो ऐसे में इमिग्रेशन के मामले में होमोफिली को ढूंढना मुश्किल हो सकता है। लोगों के वैल्यूज और प्रिंसिपल सेम नहीं होते हैं। जैसे मान लो कि आप एक लिबरल और मॉडर्न सोसाइटी में पले बढ़े हैं और आप किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं जिसके कल्चरल और रिलीजियस विचार आपसे एकदम ऑपोजिट है, तो ऐसे में इस इंसान को होमोफोबिक, मिसोजिनिस्ट और किसी खास धर्म से नफरत करने वाले इंसान के तौर पर देखा जा सकता है। सच तो ये है कि कई बार अलग अलग कल्चर्स के बीच जमीन आसमान का फर्क होता है। ऐसे में बीच का रास्ता ढूंढना मुश्किल हो जाता है। हाउ टू सीक ट्रूथ, नोमोलॉजिकल नेटवर्क्स ऑफ क्यूमुलेटिव एविडेंस। इग्नोरेंट या बेखबर होने से बचना है तो एक ही तरीका है, इन्फॉर्म्ड बनिए। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि लोग इतने आलसी हैं कि उन्हें कुछ जानने में भी आलस आता है। उन्हें सोशल मीडिया, फ्रेंड्स और फैमिली से जो जानकारी मिलती है उसी के बेसिस पर वो अपना ओपिनियन बनाना पसंद करते हैं। और सबसे बुरी बात तो ये है कि लोग अपने ओपिनियन को लेकर अड़ियल बन जाते हैं। अगर आप किसी इंसान को फैक्ट्स और सबूत भी दिखा देंगे तो उसे गलत साबित करते हों तो वो इंसान अपने ओपिनियन को लेकर और ज़्यादा जिद्दी हो जाएगा। तो क्या इस तरह के लोगों के लिए सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। एक पावरफुल टूल है जो आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे क्लियर टूल जो साइंटिस्ट्स, रिसर्चर्स और एकेडमिक्स यूज़ करते हैं वो है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड में सवाल पूछना, एक एजुकेटेड यानी पढ़ा लिखा गेस करना, डेटा को कलेक्ट और एनालाइज करना, एजुकेटेड गेस को टेस्ट करना और फिर किसी नतीजे पर पहुंचना शामिल है। आपको ये पक्का करना होगा कि बाकी लोग आपके एजुकेटेड गेस या हाइपोथेसिस को कॉपी कर सकें। इसी तरह साइंटिस्ट्स और फिलोसोफर्स ने साबित किया है कि धरती गोल है, वैक्सीन काम करते हैं वगैरह। लेकिन जिस इंसान को आप ये विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो साइंटिफिक मेथड के बारे में सुनना ही नहीं चाहता हो तो इसके लिए वो ये तर्क देता है कि उसे साइंटिफिक तरीके समझ नहीं आते और वो खुद को बोरिंग चीज़ों में उलझाना नहीं चाहता है। तो यहाँ आप क्यूमुलेटिव एविडेंस के नोमोलॉजिकल नेटवर्क को यूज़ कर सकते हो। नोमोलॉजिकल अप्रोच में किसी टॉपिक के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू दोनों को लिया जाता है। इसे भरोसेमंद माना जाने के लिए बहुत सारे एविडेंस की ज़रूरत होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि मर्दों को आ ग्लास फिगर वाली औरतें पसंद आती हैं। उनकी ये पसंद या प्रेफरेंस एवोल्यूशन की देन है। कई लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। ये सुनने में बेशक सेक्सिस्ट लगता है, लेकिन कई अलग अलग सोर्स से मिले हुए एविडेंस साबित करते हैं कि इस बात में सच्चाई है। सबसे पहले तो कई स्टडीज से ये साबित हुआ है कि आ ग्लास फिगर अच्छी हेल्थ और फर्टिलिटी से जुड़ा हुआ है। सेकंड, ऐसे कई स्टैच्यू और पेंटिंग हैं जिनमें औरतों को आर ग्लास फिगर के साथ दिखाया गया है। प्लेबॉय मैगजीन भी अमूमन अपने फ्रंट पेज पर छापने के लिए ऐसे फिगर वाले मॉडल को ही चूज करते हैं। तीसरी बात, आ ग्लास फिगर को लेकर मर्दों की पसंद पर कई एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। इन मेथड्स में ब्रेन इमेजिंग और आई ट्रैकिंग शामिल थे। बॉडी प्रेफरेंस को चूज करने के लिए एक और मेथड था जिसमें टच को यूज किया गया था। ये अनगिनत सबूत कई सोर्सेस से मिले हैं। जब गैड ने लोगों के सामने इन सबूतों को पेश किया तो कट्टर से कट्टर फेमिनिस्ट भी उनसे बहस नहीं कर पाए। नोमोलॉजिकल नेटवर्क उन लोगों के खिलाफ सबसे ज़्यादा असरदार होता है जो सबसे ज़्यादा इग्नोरेंट यानी इन बातों के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। फीलिंग से सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है। जब लोगों के सामने कई सोर्सेस से सबूत पेश किए जाते हैं तो उनके पास उस बात को सुनने या मान लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता है। कंक्लूजन, सबसे पहले आपने जाना कि सच और फीलिंग्स के बीच हमेशा एक लड़ाई चलती रहती है। सच्चाई को हमेशा सबसे ऊपर और पहले होना चाहिए, लेकिन दूसरों की फीलिंग्स के हिसाब से अब तो सच को भी एडजस्ट किया जाने लगा।